आप एक तरफ जियो को और एयरटेल को और वोडाफोन आइडिया को चाइना से, पश्चिमी देशों से खरीद के इक्विपमेंट लगाने का परमिशन दे रहे हो। हमारे लिए कह रहे हो कि देसी खिचड़ी पकेगी तभी तुम खा सकते हो। वो तो बार बार बोलते हैं 3 महीने में आ जाएगी 4G, अगले 3 महीने में आ जाएगी 4G, लेकिन वो जितना बोलते हैं उतना 4G दूर जा रहा है। और इसके पीछे आप खुद समझिए कि सारे कंपनियों को विदेशी कंपनियों से सामान लेकर के 4G चलाने का आदेश है। हमारे लिए कहा जाता है कि स्वदेशी निर्मित जो सामान है उसी को लगा सकते हो, और अपने देश में कोई बनाता ही नहीं था। रामदेव बाबा को छोड़ करके तो कोई स्वदेशी सामान बनाता नहीं ना, तो रामदेव बाबा 4G इक्विपमेंट तो नहीं बना सकते। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पर जमावड़ा देखने को मिल रहा होगा। मेरे पीछे आपको एक पोस्टर नज़र आ रहा होगा। साफ तौर पर आप देखिए कि मैसिव धरना कर रहे हैं ये लोग जंतर मंतर पर। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको एक बार संख्या बल दिखा दें यहाँ पर, क्योंकि तमाम लोग मौजूद हैं और ये लोग मात्र एक जगह से नहीं आए हैं, ये अलग अलग जगहों से आए हैं। कुछ लोग यूपी से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ बाराबंकी, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ पटना से हैं, तो कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु तक ये तमाम लोग आए हुए हैं। और आप सभी इन्हें भली भांति जानते होंगे, क्योंकि जहां भी आप जनसंचार की बात करते हैं, आप लोग फ़ोन कॉल करते हैं, तो ये लोग ही उसका माध्यम बनते हैं। इस वक्त मेरे साथ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं BSNL मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर के BSNL में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके प्रमुख लोग दिल्ली में आए हैं। तकरीबन 800-900 लोग आए हैं और उनका जो विषय है वो सरकार को ये कहने आए हैं कि जनवरी 2017 से जो 3rd पे रिवीजन होना था BSNL में वो अभी तक नहीं हुआ है, यानी कर्मचारियों की पे रिवाइज नहीं हुई है। दूसरा, जो 4G का स्पेक्ट्रम है वो भी हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है। 4G की सुविधा BSNL में चालू नहीं कर पाए 2016 से अब तक, जबकि प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं वो 4G और 5G दोनों उन्होंने कस्टमर को वो दे रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ कस्टमर कोई आता नहीं है और अल्टीमेटली BSNL डूबने की तरफ जा रहा है। तो सरकार को, आपको नहीं लगता कि सरकार को भी ये समस्याएं पता हैं? देखिए, 2017 से 6 वर्ष हो गए हम लोगों को संघर्ष करते हुए, और बार बार एजिटेशन करना, डेमोस्ट्रेशन करना, हड़तालें करना, सरकार से बात करना, वहाँ के मैनेजमेंट से बात करना, DOT में सेक्रेटरी के साथ बात करना, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इसलिए ये हमने निर्णय लिया कि आज हम दिल्ली में जाकर के संचार भवन पर, पार्लियामेंट हाउस पर ये धरना देंगे। दिक्कत की बात यह है कि 6 वर्ष से सरकार समझ ही नहीं पा रही कि इन कर्मचारियों का पे रिवाइज होना चाहिए। अब सरकार का कहना यह है कि भाई BSNL थोड़ा घाटे में चल रहा है, तो BSNL अगर घाटे में चल रहा है तो वो मैनेजमेंट की कुरीतियों के कारण चल रहा है। वर्कर तो अपना काम करता है, रेगुलर वर्कर अपना काम में जुटा रहता है, इसमें वर्कर का दोष नहीं। वर्कर हैं जो यहाँ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सब कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। सर्दी कौन में, से क्षेत्रों से आए हुए हैं? ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट से यहाँ आए हैं अपनी बात कहने के लिए। दूसरा, जो BSNL के रिटायरी 3 लाख कर्मचारी हैं उनकी पेंशन भी रिवाइज नहीं हुई, यानी दोनों विषय को लिंक किया हुआ है सरकार ने। अगर BSNL के कर्मचारियों की पे रिवाइज होगी तभी पेंशन रिवाइज होगी, मगर पेंशनर्स की मतलब पेंशनर्स तो वर्किंग में है ही नहीं, उसको क्या लेना देना है इन चीज़ों से? उसकी पेंशन तो रिवाइज होनी चाहिए ना। तो अल्टीमेटली पेंशन जो है वो पे रिवीजन से डीलिंग करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किए हैं? जी हाँ, इससे पहले लगातार प्रदर्शन हुए हैं। तो सरकार का आश्वासन क्या रहा? सरकार आश्वासन बार बार देती है लेकिन अपनी बात पर खरी नहीं उतरती, मैनेजमेंट उसको हल नहीं करती, और पे रिवीजन की कमेटियां बनी हुई हैं मगर वो उसको हल करना नहीं चाहते हैं, और प्राइवेट ऑपरेटर्स को मदद कर रहे हैं। प्राइवेट ऑपरेटर अपना डेवलपमेंट कर रहा है। सरकार का PSU है BSNL, ये धीरे धीरे डूब रहा है। सरकार का एक PSU दिल्ली मुंबई में MTNL था, वो पूरी तरह से डूब चुका है। वहाँ पर
कोई भी कस्टमर हमारे पास नहीं आता है। यही अच्छा, अभी situation तक तो आप लोगों को साफ तौर पर निजीकरण के नुकसान तमाम लोग बताने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन निजीकरण के नुकसान अभी तक शायद आपको ज़मीनी स्तर पर नहीं पता चले होंगे। उसका मुख्य कारण यह है कि मैसिव प्रदर्शन नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर अब जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, साफ तौर पर जो तमाम लोग आ रहे हैं और जमावड़ा लग रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि निजी हाथों में सौंपने का नुकसान क्या हो रहा है। 2001 में तो लड़ रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में केस है वो, और हाँ ठीक है, हो जाएगा। आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक गया है। अब लड़कों के पास पैसा नहीं है कि पार्टी बने, नहीं तब तक होगा। ये फैसला कोर्ट तक भी जा चुका है। साफ तौर पर मैं जानना चाहूँगी, जिस प्रकार से आज तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किए हैं, जवाबदेही क्या मिली है आप लोगों को? कोई जवाबदेही नहीं, टाल मटोल की नीति है। हमको कहा जाता है 4G स्पेक्ट्रम अब आने वाला है, 4G स्पेक्ट्रम अब आने वाला है। ये हमारे अश्विन वैष्णव जी माननीय मंत्री हैं हमारे संचार के, वो तो बार बार बोलते हैं 3 महीने में आ जाएगी 4G, अगले 3 महीने में आ जाएगी 4G, लेकिन वो जितना बोलते हैं उतना 4G दूर जा रहा है। और इसके पीछे आप खुद समझिए कि सारे कंपनियों को विदेशी कंपनियों से सामान लेकर के 4G चलाने का आदेश है। हमारे लिए कहा जाता है कि स्वदेशी निर्मित जो सामान है उसी को लगा सकते हो, और अपने देश में कोई बनाता ही नहीं था। रामदेव बाबा को छोड़ करके तो कोई स्वदेशी सामान बनाता नहीं ना, तो रामदेव बाबा 4G इक्विपमेंट तो नहीं बना सकते। इसलिए टाटा कंपनी ने, TCS ने कहा कि हम सामान बनाएंगे। वो 2 साल पहले से शुरू किया, अब सामान बन के वो पंजाब के 2 शहरों में उसका टेस्टिंग चल रहा है। वो टेस्टिंग चलने के बाद 1 लाख टावर चाहिए, 1 लाख टावर आएगा, इरेक्शन होगा पूरे देश में, और उसके बाद 4G स्पेक्ट्रम का रोल आउट होगा। वो सरकार इसलिए नहीं दे रही है, पूरे पैसे सरकार ने हमारे आंदोलन के चलते कैबिनेट ने पास कर दिया कि 4G स्पेक्ट्रम का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, 5G का भी पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अब सरकार न पैसा देगी जल्दी जल्दी और न वो आएगा जल्दी जल्दी। आपने सुना होगा BSNL को 19 के अक्टूबर महीना में 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। कहाँ है वो पैकेज? तो अब तक पहुँचा नहीं है, कहीं नहीं। वो राजीव गांधी बोले थे ना कि 100 रुपया अगर सरकार देती है तो 15 रुपया गाँव में पहुँचता है व्यक्ति के पास। उस तरह से वो 70,000 करोड़ रुपया कहाँ गया हम लोग नहीं जानते। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जो हम सभी लोग खबरों के माध्यम से आपको दिखा रहे थे। हम तो लगातार यही बता रहे थे कि ये लोग, इतना बजट जो आया है ये इन लोगों के लिए आया है, तो अब तक पहुंच गया होगा। अच्छा, दूसरा पैकेज आया 2022 में 1,64,000 करोड़ रुपए का, और तीसरा पैकेज अभी 2 महीना पहले आया है 89,000 करोड़ का। तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? पता नहीं कहाँ जा रहा है। हम लोग तो यही अपने CMD से पूछ रहे हैं कि कुछ तो बता दो हिसाब, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। ये पैसा जहाँ से आ रहा है उन्हीं लोगों के पास तो नहीं जा रहा है, फिर क्या हुआ, ये पैसों का क्या हुआ? उस पैसे का मैंने दशांश तो छोड़ दो, बहुत हो जाता है, 0.1% भी अगर कर्मचारियों के वेलफेयर पर आता तो कर्मचारियों के वेलफेयर पर हम सरकारी भीख नहीं चाहते। हम चाहते कि हमारी कंपनी उत्थान करे। हमको 4G स्पेक्ट्रम जल्दी से रोल आउट कर दो ना। मोबाइल में काम करने के लिए BSNL को 2 साल के बाद दिया परमिशन। अच्छा, देखिए सरकार जहां एक तरफ ये बता रही है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तमाम लोगों ने ये भी कहा कि जियो के लिए तो खुद मोदी जी पोस्टर बॉय निकलकर सामने आए हुए थे, लेकिन जब खुद की बात है तो अब स्वदेशी का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हाँ, स्वदेशी का ठीकरा तो भाई स्वदेशी बने, हम सम्मान करते हैं स्वदेशी का। हमारा गौरव होगा कि हिंदुस्तान में 4G 5G का इक्विपमेंट बने और पूरे दुनिया में सप्लाई हो। हमारे लिए गौरव की बात नहीं होगी, आपके लिए भी होगी। तो इस तरह से वो गौरव की बात होगी, लेकिन BSNL को धराशायी करके ये गौरव हासिल करना अनुचित है। आप ये कहते हैं कि 4G तभी लगेगा किसी भी कंपनी में जब वो हिंदुस्तान में बनेगी। आप एक तरफ जियो को और एयरटेल को और वोडाफोन आइडिया को चाइना से, पश्चिमी देशों से खरीद के इक्विपमेंट लगाने का परमिशन दे रहे हो। हमारे लिए कह रहे हो कि देसी खिचड़ी पकेगी तभी तुम खा सकते हो, वो विदेशी मालपुआ खा सकता है। अगर हमारे यहाँ आज भी 4G मिल जाए तो हम आपको वादा करते हैं, आपके सामने ये बताते हैं, सरकार को भी बताते हैं आपके माध्यम से कि हमारा BSNL का कर्मचारी इतना निष्ठापूर्वक काम करता है। वैसे तो सरकारी कर्मचारियों के बारे में भ्रम फैला जाता है कि ये लोग काम नहीं करते, ये लोग काम नहीं करते, ये लोग केवल पैसा मांगते हैं। हम लोग पैसा नहीं मांग रहे। हमारा 17 से वेज रिविज़न है, उस पर हमारा फोकस उतना बड़ा नहीं है जितना फोकस हमारा 4G 5G स्पेक्ट्रम पर है।
हमारी कंपनी जो फ्लोरिश करेगी, पैसे आएंगे तब तो हम गिरबान पकड़ के ले लेंगे। अच्छा, अगर मिल जाएगा तो फ़ायदा बताइए, क्योंकि जनता तो तमाम लोग देख रहे होंगे। देखिए, आज डाटा का युग है, डाटा का बिजनेस है। बिना डाटा के हॉस्पिटल नहीं चलते, बिना डाटा के न हॉस्पिटल चल सकता है, न इंश्योरेंस कंपनी चल सकती है, न बैंक चल सकते हैं, न कोई भी। आज तो डिजिटल दुनिया हो गई ना, तो डाटा का जरूरी है। डाटा में भी स्पीड चाहिए। हमारा जो डाटा है उसकी स्पीड बहुत नीचे है प्राइवेट कंपनियों से, फिर भी हम संघर्ष करके अपने को जीवित रखे हुए हैं। हमारे कंपनी को अभी कोई सरकार के सहायता से BSNL नहीं चल रही है। ये सब पैकेज वाली जो बात हम कहे, वो रुपया कहाँ जा रही है हमको मालूम नहीं। 78,000 आदमी को 31 जनवरी 2020 को हमारे BSNL से बाहर कर दिया गया, उनको पैसा दिए हैं। बाकी एक पैसा भी इस BSNL में नहीं आया। वो क्या हुआ हम नहीं जानते। तो हमारे लोग अपने कमाते हैं, उसी से उनको सैलरी मिलती अच्छा, है। ऐसा ही चलता रहा तो आम जनता का और तमाम लोगों का क्या ऐसा- नुकसान होगा? आम जनता का नुकसान ये होगा कि 140 करोड़ भारतीयों की ये कंपनी है। जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो जनता की कंपनी है, न किसी मोदी जी की है और न किसी चंद्रशेखर सिंह की है। वो सारे 140 करोड़ जनता की संपत्ति है और ये 140 करोड़ जनता के साथ धोखा हो रहा है। ये अगर कंपनी बंद हो जाएगी, आपको याद होगा जब वो रिलायंस ये जियो वाले रिलायंस वाले आए थे पहले, इनकमिंग कॉल का भी लेते थे पैसा, 9 रुपये प्रति मिनट। और सारी प्राइवेट कंपनियां इनकमिंग कॉल का भी पैसा लेती थी जब तक मोबाइल में BSNL नहीं था। मोबाइल में BSNL को जाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा करना पड़ा और तब हमको BSNL में मोबाइल में काम करने का परमिशन मिला। 2005 आते आते हम लोग पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर आ गए। सरकार को खटक गई कि पूंजीपतियों का तो लाभ होने नहीं देगा ये लोग। तो हमारे साथ नया शगुफा शुरू हुआ। पहले तो मोबाइल का इक्विपमेंट नहीं खरीदने दिया, बोला चाइना का इक्विपमेंट मत खरीदो, बंद करो, पश्चिमी देशों से खरीदो। चाइना की इक्विपमेंट सस्ती थी, पश्चिमी देशों का से इनका साठगांठ है, वहाँ से इक्विपमेंट खरीदो। ये तमाम बातें हैं जो सारे PSU को बर्बाद करने का इनका है। आप रेलवे का नहीं देख रही, 400 स्टेशन बिक गया। रेलवे में बहुत सी ट्रेन चल रही है, तेजस राजधानी, वो किसका है किसी को पता नहीं। आप हवाई अड्डे पर जाइए, अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है। 12 हवाई अड्डे अडानी के हो गए, आपको पता है? कह रहे हैं आप ये भी तो देखिए कितने रोजगार दे दिया अडानी ने। किसने दिया, कहाँ दिया? आपके घर में कोई है भाई बहन, कोई भी किसके को रोजगार? आप क्यों ये माइक उठा के चल रही हो? नहीं, हमें तो रोजगार नहीं दिया। नहीं दिया ना, तो इसे लेकिन वो लोग बता रहे हैं ना, अब उनसे सवाल पूछते। उनका बताया ही तो सुनो, उनके बताए हुए में सच्चाई को आंको। ये हमारे आज का जो सत्ताधारी लोग हैं वो सपने में भी सच नहीं बोलते। सरकार तो आप ही लोग बनाए हैं ना मिलकर। आप भी बनाई हो, हम भी बनाए हैं। ये आशा से हो रहा है, ये आशा से बनाए थे कि 2 करोड़ का नौकरी मिलेगा। ये आशा से बनाए थे कि 15 लाख रुपया सबके जेब में आ जाएगा। इस आशा से बनाए थे कि सबको ये सबका साथ सबका विकास होगा। अभी क्या हो रहा है देश में आप हमसे ज़्यादा जानती हो, मीडिया वाले लोग हो आप लोग। क्या देश में चक्कर चला रहा है ये लोग आप जानती हो। हम नहीं कहना चाहते इसलिए कि हम पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, हम ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों के नेता हैं, हम कर्मचारियों की बात करते हैं। अच्छा, तो फिलहाल आखिरी सवाल, क्या चाहते हैं और कितने लोग शामिल हैं इसमें तकरीबन? इसमें जितनी संख्या दिख रही है उससे कितने अधिक? हमारा कॉल 1000 आदमी के लिए था। अब हमने काउंट नहीं किया कितने हैं, अब कुर्सियां जितनी होगी काउंट कर लो। मैंने हमको लगता है उससे पीछे जो लोग नहीं आ पाए हैं, कितने लोगों की संख्या है आप लोगों की? हम लोगों की 30,000 की संख्या है। 30,000। हाँ, वो BRS के बाद हमारे लोग कम हो गए। 78,000 लोग चले गए, हमारे BRS दे दिया, धकेल दिया, बाहर कर दिया। और उसके बाद हम 30,000 बचे हैं। उनके लिए भी वेतन का बढ़ोतरी सरकार के कानून के अनुसार हमारा 10 वर्ष पर होना चाहिए और एक 17 से हमारा बाकी है। और वो हम मांगते हैं तो कहते हैं कंपनी घाटे पर चल रही है। कंपनी को मुनाफे पर चलाने के लिए देगा नहीं सामान, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? साफ तौर पर हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस प्रकार से सरकार की राजनीति और तानाशाही चल रही है, उसका ये तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं एक उदाहरण है। आप सोचिए कि किस प्रकार से एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निजीकरण करके नुकसान तो अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन अब जो खास तौर पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन सिर्फ अपनी मांगों को लेकर नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर नुकसान हुआ तो आप ज़रा सोचिए कि
एक एक मिनट के लिए अगर 9-9 रुपये चुकाने पड़ेंगे तो इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का कितना नुकसान होने वाला है। ये आवाज़ सिर्फ इन लोगों की नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों की है जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, संचार के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।